ड्रग एडिक्शन बहुत टैबू टॉपिक माना जाता है, बट मेरे हिसाब से आजकल की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा marijuana, सिगरेट, अल्कोहल के शिकार बोलूँगा, बट शिकार है। तो आज उन सब के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज हमारे साथ अरविंद जी जुड़ रहे हैं जो खुद 14 इयर्स तक एक एडिक्ट रह चुके हैं एंड उनको 30 इयर्स हो चुके हैं क्लीन रहते हुए। तो उनकी स्टोरी सुनिए, कैसे 14 इयर्स के एडिक्शन में उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनके माँ बाप, उनकी फैमिली सब तबाह हो गई एंड 30 इयर्स लग गए क्लीन रहते हुए, एंड कैसे उन्होंने सब कुछ वापस से ज़ीरो से स्टार्ट किया एंड आज वो कहाँ है। सो ये इंस्पिरेशन स्टोरी बिल्कुल सुनिएगा एंड लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। वेल, आज का जो टॉपिक है ना वो मैं सराउंड करना चाहता हूँ थोड़ा ड्रग एडिक्शन के बारे में। ओके। सिंस मुझे लगता है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में जो यूथ है आज का, वो उनके पास बहुत एक्सपोजर है इन सब चीज़ों से, वो रूबरू बहुत जल्दी या अर्ली एज में हो जाते हैं। प्लस वो अपने पेरेंट्स से उस बारे में बात करने में हिचकते हैं। आई डोंट नो, वो शायद हमारी जनरेशन है। तो मैं इस टाइम आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ड्रग्स को लेके इन जनरल जो मेरे यूथ टाइम जो था और जब मैं यूथ था और अब के यूथ में जो फ़र्क है, जो सबसे बड़ा, अब ये एक स्टाइल में आ गया पूरा। अब इवन जो मेरा भी जो एक स्टाइल था जब मैंने शुरू किया, एक क्यूरियोसिटी थी साथ में, पर अब तो ये लाइक स्टेटस सिंबल बन गया यूथ में। जैसे कहते हैं ना कि तेरी गर्लफ्रेंड है तो वो कहता है कि नहीं है तो अरे चल तू तो कुछ नहीं, मतलब कि अब ड्रग्स को यूज़ करना, पार्टी में जाना, कोकीन रखना एक सिंबल बन गया है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारा जनरेशन जो है, जो ऑफिस गोइंग है, हाँ, अब पार्टीज में जाते हैं या फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं तो ऐसा होता है फोमो, हमारी जनरेशन एक टर्म यूज़ करती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब किसी चीज़ से मैं मिस ना हो जाऊँ। दूसरे दारू पी रहे हैं, हाय यार मुझे भी पीनी चाहिए लग रहा है। वो लोग आपस में दारू पी के मज़े कर रहे हैं, मेरे को आउट कर दिया क्योंकि मैं दारू नहीं पीता। या सिगरेट तो हाथ में होनी चाहिए यार, स्टाइल में मज़ा आता है। तो वही जो आप कह रहे हो, शायद स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। स्टेटस सिंबल कॉम्प्लेक्स्ड हैं, मतलब कि वो अपने आप को बिलोंग फील करना चाहते हैं उनके बीच में जाके, लाइक यू नो। और बहुत स्मार्ट हो गए हैं अब यूथ। हमने जब शुरू किया था तो उस ड्रग्स में पूरी तरह उस ड्रग्स को मतलब कि जैसे वॉलंटरीली यूज़ किया और उसको पीते पीते पूरा, जैसे कहते हैं ना, वो एक एम ही हो गया था कि बस अब ड्रग्स मतलब कि एक इस तरीके से हो गया, टेक अ ब्रेक, कूल लाइक जो वर्ड यूज़ करता है आज का यूथ, कूल। बोर हो रहा हूँ, लेट्स टेक अ ब्रेक, सुट्टा ब्रेक पे चलते हैं। सुट्टा ब्रेक हो गया, वो हो गया, और वो स्मार्टली निकल भी जाते हैं। तो बट अगर मैं आज अपने आप को रिलेट करता हूँ उस हिसाब से, तो मेरे टाइम में जब मैं कॉलेज में जैसी शुरुआती तौर पे गया, उससे पहले स्कूल में एक दो बार मैं चख चुका था, ड्रग्स वगैरह टेस्ट कर चुका था। बट जब कॉलेज में एंटर किया तो मेरी क्यूरियोसिटी हुई, कुछ ऐसे जो थे मेरे सीनियर्स और वो डिफरेंट थे, अलग लगते थे देखने में, स्टूडियस भी थे, पढ़े लिखे भी थे। तो मुझे लगा कि यार ये तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, बंगालीज थे, इंटेलेक्चुअल्स थे। तो मेरी अट्रैक्शन उनके प्रति ये हुई कि यार ये तो सही है अगर ये यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे को वो क्यूरियोसिटी उनकी तरफ आकर्षित किया, उनकी तरफ कि नहीं यार। तो मेरा कॉम्प्लेक्स वही था इस तरीके वाला। तो मैंने उनके साथ वही जैसे वीट से शुरू किया, मेरा जोना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे लाइक यू नो कॉलेज के टाइम में फिर उसको ऑब्वियसली थोड़ा इन्जॉय करा। इन्जॉय करते 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 अब वो एडिक्शन में, अभी तब तक ये नहीं पता था कि मैं एडिक्शन में हूँ या नहीं हूँ। उसके प्रॉब्लम्स ये होती थी कि जब पैसे की लिए जब भागना पड़ता था तब समझ आती थी, क्योंकि ये इमीडिएटली इतनी जल्दी एडिक्टेड नहीं होते। तो आपने शुरू से एक ही टाइप का ड्रग लिया था? मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन से टाइप्स के ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में?
एंड आपके टाइम पे कौन से ड्रग्स अवेलेबल थे? उस टाइम मेनली तो पहले तो टैबलेट्स होती थी, एसिड भी आ चुका था। एलसीडी? हाँ नहीं, जी, एलएसडी। एलएसडी, हाँ जी, एलसीडी। तो एसिड भी था। बट शुरुआती तौर पे कॉलेजेस वगैरह में सबसे ज़्यादा चरस और जिसे कहते हैं ग्रास चलती थी, केरला ग्रास जिसे बुला करते थे उस टाइम। और उसके बाद जैसे मेरा फर्स्ट ईयर मेरा था ही जैसे, और फर्स्ट ईयर के 6 मंथ बैक थोड़ा और आगे बढ़ते हुए एकदम अफ़गानिस्तान से जब पहली बार हमें पता चला कि कुछ अफ़गानीज रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं, और वो हमारे एरिया में ही रहते थे जहाँ मेरी एक सरकारी कॉलोनी थी सादिक नगर। तो वहाँ पे उनको सिरी फोर्ट रोड पे काफ़ी लोग रहते थे, तो अफ़गानीज कुछ फ्रेंड बने। तो उनके साथ जब शुरुआत हुई स्मैक की, ब्राउन शुगर की, तो उस टाइम ये ड्रग जो इमीडिएटली एकदम ही एंटर किया, तो इससे जो उस वक्त का जो यूथ था वो पूरा अफेक्टेड हो गया एकदम। ओके। एक पिक्चर आई थी हमारे टाइम में, हरे रामा हरे कृष्णा, और उसमें एक लाइफस्टाइल था कि सड़कों पे झूमो, गलियों में घूमो, दुनिया की खूब करो सैर। तो वो एक माइंडसेट से ड्रग एडिक्ट अपने लाइफस्टाइल को जीता था। मतलब आप कह रहे हो उस टाइम बॉलीवुड ने एक परसेप्शन सेट कर दिया था दिमागों में, जिससे वो उस टाइम की यूथ इन्फ्लुएंस हुआ करती थी। हाँ, उससे हरे रामा हरे कृष्णा से, क्योंकि वो एक पिक्चर एडिक्शन पे बड़ी जेन्युइन और नेचुरल सी थी। अच्छा। अच्छी पिक्चर कहूँगा अगर दिखाने गया एज अ डायरेक्टर जिसने दिखाया उसमें, और कि कैसे वो क्योंकि उस टाइम अभी केमिकल्स नहीं आए थे, ब्राउन शुगर नहीं आई थी जब वो पिक्चर बनी थी। तब तक वो पिक्चर इस तरीके से थी कि वो एक ड्रग को एंजॉय करने के तौर पे कैसे अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, और वो कैसे आइसोलेशन में चली जाती है। लाइक वो तो फिल्म की हीरोइन रही, और एक काइंड ऑफ ड्रग्स का जो इफेक्ट है ना, जैसे चरस और ये ग्रास वगैरह का, वो आपको आइसोलेट करता है, इंटेलेक्चुअलाइज करवाता है, कंसंट्रेट करता है। लेकिन ये शुरू की चीज़ें हैं, इसको पॉजिटिवली मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। उसके नेगेटिव इफेक्ट्स मैं शेयर करूँगा। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है शुरू में, क्योंकि आप एक चीज़ को बिलीव तभी करते हो, आपको वो मज़ा देती है। ऐसा तो था नहीं कि मज़ा नहीं दिया, अगर उसको कोई हम नेगेटिव कहें तो। उसने मुझे मज़ा दिया, फोरिया दिया, मेरे पढ़ने के में कंसंट्रेशन दी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सब चीज़ें मेरे को आइसोलेट करती गई। फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन ख़त्म हो गई, मैं फिर एकदम मतलब कि मेरी सेल्फ स्टीम इतनी लो हो गई, मैं फिर सोशलाइज करने में अच्छे मतलब कि अपने जो मेरे साथ के ही जो मेरे दोस्त थे पुराने, उनके बीच में बैठना मैं अपने आप को छोटा महसूस करने लगा। वो आगे चल रहे थे, उनका कैरियर आगे बढ़ रहा था, वो जॉब करना शुरू कर रहे थे पार्ट टाइम इत्यादि इत्यादि, जैसे भी मतलब कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का परसेप्शन होता है एक सक्सेसफुल बंदे के लिए। तो उसमें हमारी सक्सेस का आइडिया ख़त्म हो जाता है, वो एकदम विरक्ति दे देती जिसे कहते हैं। स्पेशली मैराडोना एंड ग्रास, जिसके बारे में मैं आपको, इसके इफ़ेक्ट्स जो थे वो इस तरीके के होते थे। तो जब आपने फर्स्ट टाइम उसको लिया था, ये मैं नॉलेज के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों को इसको आगे तक अगर वो पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको उसका नेगेटिव इफेक्ट्स भी समझ आने लगेंगे। बट मेरा प्राइमरी एम ये है पूछना कि जब फर्स्ट टाइम कोई स्मोक करता है, मैरिजुआना स्मोक करता है कोई, या चरस स्मोक करता है, किस टाइप का उसको फील होता है? फर्स्ट टाइम तो इनफैक्ट सही बताऊं तो बुरा ही लगता है, बड़ा अजीब सा, क्योंकि एकदम सिर पे हिट करती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है ये, और कईयों को तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। तो मैं शुक्र है बच गया। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि दिमाग में एकदम हिट करता है वो जाके, और फिर वो नींद से आती है। बट लेकिन फिर इसकी बुरा लगने के बावजूद मैं तीसरे दिन उन्हीं को ढूंढ रहा था बंदों को। मेरे साथ हुआ था ये, जब मैंने फर्स्ट टाइम पिया था, मैंने कहा ये तो क्या, ये तो एकदम आंखें बंद हो गई, और थोड़ा मतलब अजीब सा ड्राउजीनेस और ये वो सब, एकदम आपका शरीर ही साथ नहीं देता जैसे कहते हैं आपकी। ओके। ये उस टाइप का ड्रग नहीं होता जैसे। ओके। फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा ट्राई किया, चल आज पी के देखता हूँ, फिर थोड़ा सा उसका इफेक्ट, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा यूज टू, जब उसको फील गुड होने लगा, और फिर बेसिकली मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा जो मैं अपने बारे में जब मैंने रिव्यू किया इन द ट्रीटमेंट इन द रिहेबिलिटेशन जाके, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स से जैसे कहते हैं। हर व्यक्ति, मेरे एक कज़न था, उसने भी मेरे साथ टेस्ट किया, उसको नहीं अच्छा लगा, दोबारा किया तो भी नहीं अच्छा लगा,
और मेरे साथ ये क्यों हुआ वो मैं जब रिलेट किया, जब रिहैब में गया, कि वो जो मेरा डिसऑर्डर या कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थी, उसको जब वो एक वैक्यूम था, उसको लगा कि उससे फुलफ़िल किया ड्रग ने। तो मुझे ये लगा कि यही है राइट चॉइस, बेबी, यूज़ इट नाउ। आई रिमेम्बर मेरे कॉलेज टाइम पे ना, मेरा एक दोस्त था, बहुत सीरियस कंडीशन हुई उसके साथ। आई थिंक वो मोर देन 1 ईयर तक मैरिजुआना में इन्वॉल्व था। आई थिंक मोर देन 1.5 ईयर ऑल्सो। बट एंड जहाँ हमारा कॉलेज था ना, उधर आई थिंक आई डोंट नो, इसमें शायद क्वालिटी होती होगी कि कौन सा केमिकल मिक्स्ड है या क्या है, उस टाइप की अब ये होने quality लग गया, होती है। पहले हमारे टाइम नहीं थी, नेचुरली था। अब ये आई डोंट नो, अब कॉलेज में पॉकेट मनी शायद बच्चों के पास नहीं होती थी, तो जितना उनको जहाँ से मिलता था वो लेके आते थे। एंड कॉन्टिन्यूस फॉर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर 1 ईयर उन्होंने शायद वो स्मोक किया। एंड वन डे ही वोक अप एंड ही, मतलब पूरा बंदा चेंज हो गया। वो ऐसे बात कर रहा है, क्या क्या बात कर रहा है, मतलब हमारे समझ में नहीं आ रही थी वो बातें, क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्स की बात कर रहा है ऐसी। मतलब एक दिन तो उठ के बोलता है कि मेरे को यहाँ पर एक मतलब एनाकोंडा या डायनासोर मेरे को दिख रहा था आता हुआ। और फिर जब थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि यार इसकी वजह से, मैरिजुआना की वजह से हो सकता है ये सब होता हो, तो हमारे कॉलेज में एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट था, तो उसको वहाँ भेजा। वहाँ पर उनको थोड़ा हिंट हुआ, तो उसके फादर को हम लोगों ने इन्फॉर्म करवाया। उसके फादर तुरंत आ गए। अब उसके फादर आई थिंक 10 से 15 दिन वहीं कैंपस में रुके, उसी के साथ लंच ब्रेकफास्ट डिनर किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो आईज से देखा है अपने पापा को, वो लंच टेबल पे, और भाई कैसा है तू, मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जानता ही नहीं है वो कौन है। तो वही साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो टर्म यूज़ करते हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स, तो वो इसमें बड़ा कॉमन है, बहुत बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर भी रन कर रहा हूँ, तो उसमें हमारे पास इस टाइप के केसेस आते हैं। बट अभी मैं अपने बारे में आपको ज़्यादा शेयर करूँगा जो मेरी लाइफ में रहा। ताकि मैं सच में चाहता हूँ कि आप और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ये सुन भी रहे हैं और उनके आसपास भी कोई लोग हैं ना, तो वो उनको एजुकेट कर पाएँ अर्ली स्टेजेस में। तो अर्ली स्टेजेस का जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी ये थी कि मैं उसको बिलीव करने लगा उस नशे में। मेरे को, क्योंकि मुझे वो फ़न दिया, फिर उसके बाद जब मेरे को अच्छा लगने लगा, तो जैसे मेरे जो कॉम्प्लेक्स थे अपने बचपन से लेके, फिर मैं बिल्कुल फ्रीक आउट हो गया, मेरे डर ही ख़त्म हो गए। लाइक यू नो, आई डोंट केयर अबाउट द पीपल से एंड आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, वो वाला एटीट्यूड लेके, वो माइंड सेट ले गए कि मतलब कि जिसे कहते हैं ना, बदतमीज़ ना कह के कि अब फ्रीक आउट हो गया ना, मतलब जिसे कहते हैं कि डरों में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं बड़ा डिसिप्लिन चाइल्ड था बचपन से, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। मेरी शराफत मेरे को गंदी लगने लगी थी कि अबाउट। फिर उसके बाद मैंने वो पुराने पैसे भी मांग लिए माँ से कह के, जब मैं सिगरेट पीना शुरू हो गया उस पीटी कॉलेज में। मैंने पिक्चरें देखनी शुरू कर दी, बंक मारना शुरू कर दिया, क्योंकि लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो मतलब कि इन शॉर्ट, उस पीटी कॉलेज ने 6 मंथ के अंदर मुझे पूरा लफंटर बना दिया उस टाइम की लैंग्वेज के हिसाब से। ओके। जो एक 10th क्लास में। वही ड्यूरेशन था जब आपने फर्स्ट टाइम आपने नहीं, अभी मैराथन ड्रग्स पे नहीं आया था, नहीं आए थे अभी ये सिगरेट। हाँ, सिगरेट, पिक्चर्स का मैंने रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम। ये अब एडिक्टिव पर्सनैलिटी की बात बता रहा हूँ आपको। वो कज़न स्मार्ट था, वो हर चीज़ को टेस्ट करता था और निकल जाता था, बंक करता था, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं था। मैं एक्सट्रीमिस्ट था, मैंने पिक्चरें भी देखी तो हफ्ते के अंदर 13 का रिकॉर्ड बनाया। तो ये एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी होती है जो बचपन से होती है। उसको मौका मिलता है जब पर्सनैलिटी को बाहर आने का। फिर मेरे को था कि मैं प्रूव करूँ ना हर चीज़ में। पिक्चर्स में भी बंक मारा, अरे तुमने देख, मैंने तो 13 पिक्चरें देखी हैं इस बारी भाग के। तो उस टाइम के हिसाब से फिर वो चोरियां भी शुरू होगी, या जो भी थोड़ा बहुत जो भी हिसाब किताब। एक्सट्रीमिस्ट हो गया, ठीक है, हाँ, एक्सट्रीमिस्ट। तो वो मेरा एक्सट्रीम पीटी कॉलेज। और फिर क्या हुआ कि 10th में आके मैं बिल्कुल लफंडर हो गया, घर में सिम्टम्स दिखने लग गए, शक करने। घर वालों को शक हुआ कि ये कुछ गड़बड़ चल रही। पेरेंट्स, सबसे पहले माँ को पता चलता है, फिर फादर को पता चलता है। फादर को लेट पता चलता है, शादी के बाद वाइफ को, और शादी से पहले माँ को। माँ को पता चल जाता है ये खाना नहीं खा रहा है, ये क्यों नहीं खा रहा है, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है।
तो माँ कहती रहती यार ठीक नहीं चल रहा, फादर कहते थे नहीं नहीं तू हमें बोलती रहती है, लाइक यू नो फादर हमेशा यही था। तो अब पीटी कॉलेज से जैसे ही जब वो सब हुआ तो वो मैं एक्सपोज होना शुरू हो गया, तो उनको लग गया कि ये अब फिर फादर ने, मेरे फादर बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने मुझे उस टाइम नेपाल टूर पे भेज दिया। एलटीसी शुरू हुआ था, उसमें एक पीने वाला स्मोकर था, हैश स्मोकर, वो काफ़ी बड़ा, जैसे बस में बैठे होते हैं वो कॉलेज का होगा, वो सूटा लगवा दिया करता था और मैं बस में मजाक कभी मेरा हाथ बांध के ऐसे रख देते थे और वो कि गिर ना जाए। तो वहाँ की कुछ मेमोरीज हैं थोड़ी सी, खैर। तो वो मेरे को फिर 10th के बाद 11th निकल गई, लेकिन मैं अभी एडिक्शन में नहीं फंसा था, लेकिन टेस्ट कर चुका था। ओके। यहाँ तक तो क्योंकि ये वीड्स और चरस तक तो हमारे टाइम में अफोर्डेबल होती थी, अब तो बहुत ही कॉस्टली हो गई है। उस टाइम के हिसाब से भी अफोर्डेबल इन द सेंस कि हाँ पॉकेट मनी से मिलजुल के पी के सकते थे। तब तक हमारे को चोरियां करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें स्पिरिचुअल बैंकरप्सी नहीं हुई, इसमें आइसोलेटेड हो गया, अलग हो गया, वही सत्ते पे सत्ता वाला जंगली वाला मैटर। आप जवानी में ही बुढ़े हो जाते हो। ये ड्रग्स ऐसे हैं, वो जो फन होता है जवानी का, जो एक लड़कपन होता है, जो मस्ती होती है, जो चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती बनना हो, चाहे वो राजेश खन्ना बनना हो, ठीक है ना, वो भी एक उनके रोल मॉडल होते हैं किसी को। तो हम हो गए क्रिटिक्स, बैठ के ये फुद्दू है, ये देश ऐसा नहीं है, तो वो एक ये माइंडसेट बैठ जाता है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट या जो भी कह लो, उस माइंड से। अच्छा वो थे भी बंगालीज उनके साथ, तो फिर वो अपने आप को महान समझने लगते हैं, दुनिया को पागल समझने लग जाते हैं। ये ड्रग आपको इस तरीके की विरक्ति देता है और कुछ ऐसा मैच्योर भी कर देता है। मैं अब इसको मैच्योरिटी को नेगेटिविटी में कि आप कबीरदास ही बन जाते हो आपकी विरक्ति की बातें ऐसी होती हैं, स्पिरिचुअली आप अपने आप को अलग से समझने लगते हो। बाबों में बैठ जाओगे तो बाबों वाली बातें शुरू होती है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पर कई लोग बोलते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं, वो मैरिजुआना स्मोकर्स भी हैं, पर वो उन लोगों का क्या कहना है कि ये हमें सोचने का एक डिफरेंट नज़रिया देता है। अब इसको मैं आर्टिस्ट के नज़रिए से देखूं या किसी प्रोफेशनल जो क्रिएटिव होना चाह रहा है उसके नज़रिए से देखूं, तो वो लोग बोलते हैं कि मैरिजुआना से ना मेरे को सोच मिलती है, एक डिफरेंट सोच मिलती है और मैं कुछ और कर पाता हूँ। क्या ये सिर्फ एक उनके सोचने का तरीका है या सिर्फ ये एक्चुअली हेल्प करता है? नहीं, यही मैं जैसे कहा, आपका बिलीव क्यों होता है। जब मेरा उस ड्रग में क्यों बिलीव होना शुरू हुआ कि मुझे ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, मेरा सेल्फ स्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस, और सडनली फिर आप इस लायक भी नहीं रहते कि सोसाइटी में जाने लायक ही नहीं रहते, आप अपने आप को इतना लो सेल्फ स्टीम महसूस करते हो। वो जो कह रहा है, फिर कंसंट्रेशन खत्म होती है। वो आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट उसका आर्टिस्टपन वो क्या हो, जब उसमें लिख रहा है तो फिर कुछ और वो अपनी फंडे बनाने लग जाएगा। मेनली आप क्रिटिक हो जाते हो, बैठे बैठे बातें करते हो, महान बनने की बात करते हो, साइंटिस्ट बन जाते हो, या जो भी जिसका जैसा माइंड सेट है जी। ये उस टाइप का ड्रग है जो आपने बात हुई। अब यहाँ से ये तक तो फन ये वो सब हो गया। अब मैं जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर मैं जो अफ़गानीज़ आ गए और अफ़गानीज़ के साथ, और मुझे याद है कि वो अफ़गानी बंदा था, वो उसके 3 तो पासपोर्ट थे। अब उसको क्या रिलेट करना, क्योंकि वो निकाले हुए थे, भागे हुए थे या जो भी थे, और वो ट्रैफिकिंग और ये वो ड्रग्स उनका काम था। मैंने हम स्टूडेंट थे तब भी समझ नहीं आ रही थी मुझे ये लोग कैसे आए हैं, हमें तो सिर्फ ये क्यूरियोसिटी थी ये ड्रग क्या है। तो फर्स्ट टाइम मैं जब वो पिया, और मैं आज फिर वो एक वही जैसे बातें करते करते याद आ गया, मैं घर से प्रेस की तार ठीक कराने गया था, संडे का दिन था, रामलीलास के दिन थे उन दिनों में, और घर से पता नहीं प्रेस की तार ठीक या प्रेस सराहने ठीक कराएंगे जैसे घर से, और मेरे को मेरा फ्रेंड मिल गया, और हमने वो तब मैंने कहा ना एक ड्रग के साथ तब टैबलेट्स भी शुरू हो गई थी, ये प्रोडोम, ये लिद्रा शिद्रा, वो बड़ी जल्दी किक देती थी, वो मैं बीच बीच में यूज़ करता था बट रेगुलर नहीं। कहीं टैबलेट्स वाले तो टैबलेट का एडिक्ट होता है, बट लेकिन वो महीने में 1-2 बार ही खा लेता था। तो ऐसे ही वो एक फ्रेंड मिल गया गोली खाने वाला, और कहता चल आज मेरे पास पैसे हैं तो चल, और हम लोग गोलियां खाने लगे, और पता नहीं कितनी गोलियां खा के पता ही नहीं, जैसे नशे में। और बट क्या ट्रिगर करता था रेगुलर ड्रग्स में? फिर आप रेगुलर ड्रग्स में तो ऑलरेडी थे। हाँ, वो तो फिर टैबलेट्स लेने का जो ट्रिगर पॉइंट था वो क्या बना? वो मैं पॉली एडिक्ट भी होता जा रहा था ना धीरे धीरे। मीनिंग? तो क्यूरियोसिटी ये थी मेरे, पॉली एडिक्ट मतलब एनी ड्रग। ओके।
मैं वो भी वर्ड यूज़ करूँगा, कई बारी तो मैं बोलता था कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं। अच्छा। और क्योंकि एक रूम में मैं बैठता था और और उसमें क्यूरोसिटी होती थी, इसमें सही नशा होता है, चल्ला ठक। तो वो गोलियां खा के मैं पूरा पड़ा रहा। और मैं उस दिन वही, जैसे गोलियों का नशा होता है वो ब्लैकआउट में ले जाता है आपको, वो सबसे गंदा नशा अगर ऐसे कहूँ, अगर सिम्टम्स के हिसाब से। छत से छलांग लगा देगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। ओके। हाँ, ये ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं जो उस टाइम बहुत हुआ करते थे। अब टैबलेट्स का रिवाज कम है, ज़्यादा नहीं है। उस टाइम हमारे टाइम में 80s में 82 में ये बहुत ज़बरदस्त थी, तब अंग्रेज़ हिप्पीज़ ये गोलियाँ बड़ी। तो खैर गोलियों के बाद जब मैं रात को वहाँ छत पे ही सोया रहा, मार्केट की छत होती थी, रामलीला के दिन थे। और मेरे ख्याल से जब छत पे सुबह अगले दिन जागा हूँ, वो टेंट वालों का ऊपर जैसे होता था, वो कनातें पड़ी होती हैं, वही ले लिया ऊपर। उस कनात में से सुबह जब मैं उठाऊँ तो एक दो साथ में और वहाँ जैसे, तो सुबह सुबह वो एक मेरा अफ़गानी जो था, उसने मुझे वो ड्रग, मैंने कहा ये क्या है, कहता नहीं ये तेरे को नहीं पिलाऊंगा, ये बहुत ख़राब होती है। तो मैं कोई नहीं, मैं पीऊँगा ना। तो जब उसने मेरे को पिलाया तो मेरे को लगा कि ये तो एकदम वो जो ड्रग्स था वो एकदम अलग ही दुनिया में ले जाता है। अलग इन द सेंस आप कंप्लीट महसूस करने लग जाते हो जैसे। तो कंप्लीट का मतलब वो फॉर द वही वाली बात कि मेरे को मेरा सारा हैंगओवर ख़त्म हो गया। ये मैराजोना वगैरह बड़े टाइट और बड़े हार्ड ड्रग्स होते हैं, ओके। बट वो जो थे बड़े एडिक्टिव थे। और उसने जाके मेरे को फिर एडिक्शन में वो ऐसा लगता है वो नशा, जब जैसे ये केमिकल्स ये सारे जो आए ओपिएट, ये जितने भी ड्रग्स थे, उसने फिर हिंदुस्तान को, जिससे आगे स्लोगन भी आए 2.5 अक्षर का, इसका नाम 2.5 साल में ज़िंदगी तमाम, ये स्मैक के बारे में बोलते थे जब बड़े बोर्ड है ना। इससे एकदम मतलब कि अवेयरनेस इतनी आ गई, क्योंकि मैराजोना और ये जब अब तो लीगल भी हो गए हैं कई जगह पे। जी, मैं उसको कनाडा में और इधर डिफाइन नहीं करूँगा सही है या गलत है, लेकिन ठीक है उस हिसाब से। तो मैं भी कहता था ये शंकर जी की बूटी है हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनली। बहुत सुना गया है। हाँ, तो इसको इस तरीके से हम मिनिमाइज़ कर देते हैं वह कह के। बट कोई भी नशा नशा है, तो उसके बारे में तो मेरी कोई राय नहीं है आज के दिन। उस टाइम क्या थी क्या नहीं थी वो एक कभी अलग बात। किसी तो कभी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ ऐसा आपने देखा है होते हुए एक्सट्रीम एकदम, कभी कुछ इंसिडेंट हुआ हो? ये ड्रग्स में क्योंकि हम अल्कोहलिक नहीं थे ना, जैसे ड्रग एडिक्ट शराबी ज़्यादा कम बनता है क्योंकि उसका ड्रग्स का होता है। ओके। तो मैं भी ड्रग्स की तरह, वो तो मैं सब्स्टिट्यूट करता था अल्कोहल को, पर मेरा शराब मेरा नशा नहीं था कभी भी। ड्रग ऑफ चॉइस मेरा मैराजोना, स्मैक, फिर स्मैक बन गई जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो एक्सट्रीम इसका जो सिम्टम्स अभी जो इस ड्रग ने एकदम पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, पाकिस्तान यूथ ये वो सब बड़ा अवेयरनेस आ गई। अब इस नशे ने जो मेरे को हिलाया, जिसे कहते हैं, अगर ये मैराजोना और ये चरस और ये वीड्स इसलिए चलते रहते हैं, इसके रॉक बॉटम्स इतनी जल्दी नज़र नहीं आते जैसे अल्कोहल के नहीं आते। आप अल्कोहल को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप सोशली पीते रहेंगे ठीक है, लेकिन अब जब शराबी हो गए, वही जो दादाजी वाली आपकी बात कि गटर पे सूअर भी मुंह मार रहा है, तो बड़ा स्वाभाविक है वो। तो आप किसी भी नशे को जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते कि कौन सा सही। लेकिन ये ड्रग था, ये कॉस्टली था बहुत ज़्यादा, और ये एकदम जब इसके लिए फिर वो था कि किसी भी लेंथ तक जाने को तैयार था मैं इसको पाने के लिए। थोड़ा सा उस पे आते हैं कि आप किसी भी लेंथ तक जाने को तैयार थे, इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं? इसमें जब मैं ऑब्वियसली पहले कॉलेज था, कॉलेज तक तो आपस में जब तक जैसी मैं एक्टिव एडिक्शन में इसकी आ गया स्मैक की, फिर उसके बाद घर से, पहले तो घर का ही चोर होता है क्योंकि हम कोई चोर तो थे नहीं बेसिकली। सिस्टर आई, उसके पर्स से पैसे गायब, उनको शुरू में पता ही नहीं चलता था ऐसे करके। फिर अपनी चीज़ें बेचनी शुरू करती, उस टाइम और कैसेट्स, घड़ियाँ, जो भी चीज़ जिसकी भी वो उतने में मिल जाया करती थी। अब फिर उसके बाद जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरी जॉब लग गई। अब जॉब लगते ही, अब जॉब और ये दोनों चीज़ें, अब उतने में क्या होता है कि मेरे फ्रेंड ने, जैसी ये मेरे स्मैक का मैंने 2 साल लगातार पी, जैसे ही समझ लिया आप 84 का याद है मेरे को, जब इंदिरा कांड जिसे हम हिस्ट्री में याद करते हैं अपने यहाँ, तो उस टाइम जब मैं था, मैं पूरी तरह एडिक्ट हो चुका था। ओके। और बहुत सड़कों पे, और उस टाइम मतलब कि, और उस टाइम मेरे घर में
मेरे एक दोस्त ने मेरे को बचाने के लिए घर में लेटर लिखा कि आशा करता हूँ लाइक यू नो कि तू ठीक होगा, अब तुमने स्मैक छोड़ दी होगी। उसको पता था वो मेरा जेन्युइन फ्रेंड था, तो मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो तो सोच ही नहीं सकते थे। अच्छा, उस लेटर से पता लगा उनको? हाँ कि मैं, वाओ। हाँ। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। ओके, मैं एक्चुअली पूछने वाला था कि इन सब के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि तब आपके शक था, पेरेंट्स को हिंट हो गया हो कि आप स्मैक करते हो? तब तक शक था। सिर्फ शक? मतलब शक, मतलब मदर उनको यही था कि वही कभी सोच ही नहीं सकती कि ड्रग्स ले सकता है हमारा लड़का। फादर तो कभी भी, मदर कहते रहते सिगरेटा पींदा है, तंबाकू निकले लाइक यू नो, लेकिन फादर अपना उनका डिनायल होता था कि मेरा बेटा मेरे को सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। तो क्या मैं हुआ जिस दिन पता लगा? फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पता किया अंदर से, तो मैं भी अब पी रहा था और पछता रहा था, और मैंने हाँ कर दिया। और उस टाइम हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस इलाज की, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ है क्या है। फिर मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेडिकल रेप हुआ करते थे, उन्होंने फटाफट अपॉइंटमेंट ली। जीबी पंथ में एक डॉक्टर साइकेट्रिस्ट होते थे। उस टाइम अभी तक ट्रीटमेंट ही नहीं था इसका, डिटॉक्सिफिकेशन मम्मा का। पापा ने डांटा नहीं? नहीं, वो डांटने का क्या था, वो तो उनको शुक्र था कि चलो इतनी बड़ी खतरनाक, सबको उनको तब तक समझ आ गई, सब पता करा कि ये तो बंदे आत्महत्या कर लेते हैं, मर भी जाता है, तब तक वो डर गए? डर गए। और उसके बाद उन्होंने 72 आवर्स के बारे में सुना था कि 72 आवर्स इसमें कट जाते हैं तो बच जाता है। उस टाइम ये ड्रग्स बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, बिल्कुल जैसे अब केमिकल नहीं मिक्स, अब तो केमिकल बेस ये वो बहुत। उस टाइम तो बिल्कुल रॉ आती थी एकदम, बिल्कुल प्योर। तो उस टाइम बहुत बुरे हाल होते थे। तो 72 आवर्स का मतलब होता था कि 72 आवर्स के बाद अगर ये बच गया तो फिर ये छूट गई। मतलब 72 आवर्स तक अगर बिना लिए रह गया? हाँ। ओके। तो मेरे को याद है कि मेरे घर में मतलब कि वो उस टाइम दवाइयाँ गोलियाँ इतनी दी जाती थी कि लूज मोशन अंदर ही हो रहे हैं, लाइक अ कॉमा। 72 आवर्स हुए, उस दिन राखी थी, अगस्त का महीना था, और 6 दिन हो गए होंगे वो, एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब कि जब थोड़ा सा शरीर के। और मेरे घर में मिठाई बटी कि शुक्र है बच गया और ये वो। और मैंने भी सोचा कि अब मैं थोड़ा पीऊँगा। अंदर से तो मेरे को भी, हम छोड़ ही नहीं पा रहे थे तब तक। और 19वें दिन या 21वें दिन मेरे घर से बाहर निकल के मैंने कहा मैं अभी आया, तब तक उनको ये सोच ही नहीं सकते थे। और मैं जाके पी के आ गया, उनको लगा कि अभी बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहा है फिर से। तो उन्होंने कहा तू कुछ, मैंने कहा नहीं। तो यहाँ से शुरू हुआ पीना और पछताना। कभी पहले आपको रिग्रेट हुआ पीते हुए? नहीं, तब तक तो ये था ना कि आप फंस गए हैं। नहीं, उस टाइम से पहले जब आप रेगुलरली ले रहे थे हाँ तो हाँ, कभी उस टाइम रिग्रेट हुआ है लेते टाइम पे? फिर भी बिल्कुल ली है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर वही याद करते करते, एक मेरा फ्रेंड था जो पता नहीं है या नहीं है, जैसे कॉलेज के टाइम, तो हम दोनों खड़े हुए, और हम जैसे कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, आप फर्स्ट फाइनल ईयर में होंगे या जो भी, या कॉलेज से पास आउट अभी किया था, मेरे पेपर्स भी ड्रॉप रह गए थे। तो हम मार्केट में खड़े हुए थे, हम आपस में कह रहे थे देख यार ये बंदे कितने एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग तो मतलब कि, और मतलब कि सिकनेस जैसे होता है ना, विड्रॉल्स होना, वो जो सिम्टम्स जो होते हैं, टूटना है, जो टर्की होती है, और हमारे पास पैसे भी नहीं है, आप कितनी चोरियां कर लोगे, कितना कुछ कर लो, वो आम बात हो चुकी थी, टूटना पीना मरना रोज का। और हम वो देख के हम ये कह रहे देख, हम वो स्टंट मार रहे हैं एक दूसरे का गुस्सा, जैसे आपस में मस्ती मारते हैं जी। तो हम तो उस मस्ती के लायक भी नहीं रहते। तो वो रिग्रेट होता था, लेकिन मजबूरी थी कि तब तक हमें यही नहीं पता था कि छूटेगी कि नहीं छूटेगी, तब तक तो यही था। ये तो वो वाली बात हो गई। अब जब पेरेंट्स ने करवा दिया और फिर पी लिया, फिर समझ आया यार ये क्या कर लिया तूने, वो फिर रिग्रेट और तरीके का था। फिर अब ये था कि पेरेंट्स, मैं झूठ, डिनायल, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, घर में पता चल गया, फिर बेशरम बन गए, बदतमीज़ बन गए, पैसे उठाने लगे, माँ बेचारी शक कर रही है, मैं गालियाँ दे रहा हूँ कि तू पैसे दे मेरे को, क्यों दिमाग ख़राब कर रही है, लाइक यू नो मैं ठीक हूँ ना, तेरे को कह रहा हूँ, जैसे माँ के साथ उस तरीके से बिहेव करना। अब माँ ने डरों की वजह से दे देना, मैंने कहना मैंने अपनी ये काट लूँगा, वो कर लूँगा, जिससे इमोशनली ब्लैकमेल करना। तो फिर वो जो पार्ट था, जब एक बारी घर में पता लगने के बाद 13 इयर्स और लगे मेरे को, मतलब कि पीना छोड़ना। तो उस टाइम ये फीलिंग आती होगी कि यार अब तो घर मम्मी पापा को भी पता है? नहीं, वो फीलिंग तो आती थी, वो तो पता नहीं, ये नहीं, वो उससे आप ये नहीं मैंने जस्टिफाई करने का था,
वो तो फिर पी लेते थे, फिर छोड़ने की कोशिश करता था, फिर मैं जोग्राफिकल चेंज, यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार भागना मेरा होता था। तब मेट्रो सिटीज़ में ही मिलती थी ये जो बड़े बड़े जो ड्रग्स थे वो। तब अब तो इंडिया में कहीं पर भी सब कुछ मिलता जैसे। तब हमारा जितने भी ड्रग एडिक्ट्स थे जो स्मैक पीते थे वो हरिद्वार ऋषिकेश मनाली जाके छोड़ते थे, वहाँ पे जाके वो चरस पे टिक जाते। तब ये जस्टिफिकेशन होती थी, चरस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, स्मैक इज़ अ प्रॉब्लम। अब बट लेकिन आप सब्स्टिट्यूट कर रहा था मैं ड्रग्स को, और उसके साथ 4 और ऐड होती जा रही थी, वो पूरा पूरा एडिक्शन में फंसता जा रहा था। अब जब यहाँ से आके मेरे को याद है, बड़े इमोशनल टचिंग सीन मैं जो याद करता हूँ, कई बार मेरा नेहरू प्लेस में ऑफिस होता था। तो देखो एक नशेड़ी की हालत क्या होती है कि मैं वहाँ से, मेरे पास पीने के लिए आज अभी 2-3 और सीन याद आते आ रहे हैं, वही कि आपने कहा रिग्रेट, कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, लाल किला के पास परेड ग्राउंड में रामलीला ग्राउंड्स हैं, वहाँ कैसे अक्टूबर में एक फेस्टिवल का माहौल होता है, एक फेस्टिवल सीज़न होता है। जब आप एडिक्शन में इतनी बुरी तरह फंस जाते हो, पैसा होते हुए, जॉब होते हुए, जो भी उस टाइम कभी वो तो टाइमिंग्स अलग अलग होते रहते थे, कभी पैसे नहीं है कभी जॉब नहीं है, लेकिन उस टाइम मैं वो देख रहा था कोई बच्चे को वो तूतनी बजा रहा है, तो लाइक यू नो वो जो डिप्राइव्ड ऑफ, जो वर्ड अंग्रेजी का है कि आई एम मतलब कि डिप्राइव्ड ऑफ हो गए थे कि दुनिया के साथ शामिल ही नहीं हो सकता मैं जब तक, मतलब कि यानी पी के भी नहीं अच्छा लग रहा था। अच्छा, पी रहे थे तो भी पछता रहे थे, छोड़ के बाद अच्छा ही नहीं लगता था, छोड़ने के बाद फिर पी लेते थे, ये भी प्रॉब्लम थी। मतलब कि अब मैं डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, वो कहता क्या हो गया, आंसुओं से रो पड़ना कि डॉक्टर साहब छोड़ना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों पी लेता हूँ। अब उनके पास भी कोई वही कॉम्प्लेक्स, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, ये वो बड़ी बड़ी बातें। थोड़े दिन उन्होंने कहना गमलों में पानी दिया करो, शाम को ऐसे करा करो, कहाँ एडिक्ट वो काम करेगा। 5वें दिन फिर उठ के पीने चले जाना। ये तो घर में छोड़ पकड़ चलती रही। एक बार ही मेरे फिर अब बहन भाई भी सारे इतने कंफर्टेबल हो चुके थे, अब इतना एक्सपोजर हो चुका था, सब कुछ हर जगह एक्सपोज हो चुका था। वो बेचारे इंडिया गेट लेके जाते मेरे को कि चल इसका मन लग जाएगा। अब इंडिया गेट पे सारे मस्ती मार रहे हैं जब शाम का जो मूड होता है सबका, और मैं मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे मेरे को पता नहीं, मैंने ये वो वाली बातें जब छोड़ रखी है कई बार कि पीने के बगैर भी नहीं अच्छा लग रहा और छोड़ना भी चाह रहा हूँ। कब एक बंदे को, जैसे आप ही के केस में, कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे सच में हेल्प की ज़रूरत है? आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्सफुली भेजा, डॉक्टर्स के पास भेजा, सबके पास भेजा, लेकिन आपके अंदर से वो चीज़ कब आई कि नहीं मेरे को अब एफर्ट डालना ही पड़ेगा? नहीं, एफर्ट तो मैं डाल ही रहा था। लो आज अंदर से मन कर रहा था फिर भी? अंदर से भी लो आज एक और एकदम दबी याद आ गया। चलो ऐसे घर में छोड़ पकड़ हो रही थी एक बारी, मैंने एक फादर ने मेरे को कहा तू उल्लू दे पट्टे तू फिर भी लेती है। मैं कहा हाँ जी। तो अब मैं जैसे जॉब पे जा रहा हूँ तो अब उसके लिए मैंने 4-5 दिन पी लिया है। अब मेरे को हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं थी, तब तो समझ आ गई थी कि एक गोली खा लूँगा, ऐसे कर लूँगा सब्स्टिट्यूट करके। तो फ्राइडे की छुट्टी ले लेता था, जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे ऑफिस का बंद होता था, तो फ्राइडे को मैंने घर पे बैठ के डिटॉक्स कर लिया, सैटरडे को भी कर लिया, संडे को मैं घर से नहीं गया। जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं नहीं पीना चाहता। मैंने पी लिया जी, अब गड़बड़ हो गई है, लेकिन मैंने बता दिया। अच्छा, अब फादर को फिर सैटरडे संडे को मैंने, अब क्योंकि मेरे घर में फिर मेरी ना पूरी चेकिंग होती थी घर एंटर करते हुए, कि जब आप घर के अंदर आ गए हो, जब उनको सरेंडर कर दिया है मेरे जेब्स की कि जब पी तो नहीं रहा, क्योंकि वो फ्राइडे सैटरडे संडे चेक करते थे कि घर में बैठ के ये इसको विड्रॉल्स नहीं है और तो ठीक है। तो मैंने उनको पहले ही कह दिया जी हाँ मैं पी लेती थी। अब उनको सिम्टम्स नज़र आ गए फ्राइडे को जैसे सैटरडे को, तो कहने चलता शुक्र है फादर ये मेरे हमेशा इनकरेज करते थे कि इसने सच बोल दिया तो मैंने इसका साथ देना है। अब मैं ऑफिस में एक पुड़िया रख के आया हुआ हूँ मंडे के लिए कि घर में तलाशी होगी, घर में मैं पी नहीं सकता सैटरडे संडे, तो मंडे को आके पीऊँगा। तरीके ढूंढ रहे हो? समझ तरीके, और 2 दिन की ब्रेक हो जाएगी जिससे कि मेरे को एडिक्टिव नहीं होगी दिमाग। कुछ भी सोच रहा है करने जस्टिफिकेशन के लिए। हाँ, हाँ 2 दिन मेरा ब्रेक भी हो जाएगा, मैं एडिक्ट भी नहीं होऊंगा, फिर पी लूँगा, फिर ऐसे कर लूँगा। ये दिमाग, इसे कहते हैं हम सियाना दिमाग। एंड देन यू नो जब वो सब बातें मैंने उनको बताई और संडे को मेरे को लगा यार ले अब तो छूट गई है फिर से। मैं कहा पापा जी मेरे ना ऑफिस में पड़ी हुई है। अच्छा, बता दिया। अब देखो कितनी डिजीज़, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल कहते हैं हम इसको,
कि कितनी चालाक भ्रमित मायावी जो थी ना रामलीला की मायावी शक्तियाँ, कि मेरे को उसने कैसे माया। मैं अभी फादर को बता दिया संडे को कि कल आपने मेरे ऑफिस जाना है मेरे साथ, और वो फेंकनी है मैंने, नहीं तो फिर मैं पी लूँगा। ओके। अब यहाँ तक सच है, ऑनेस्ट हूँ। और उनके साथ उनको ऑफिस ले गया नेहरू प्लेस, कहाँ फ्रॉम विजयनगर कैंप में आ चुके थे हम। वो बेचारे बूढ़े रिटायर्ड हुए बंदा मेरे साथ जाके, मैं ऊपर ऑफिस से पुड़िया निकाली है, निकालते ही मैंने कहा पागल हो रहा है ये तो, और मैंने कहा उनको बता दिया है। फिर मैंने एक पुड़िया बनाई उसका, क्योंकि ब्राउन कलर होता है मिट्टी जैसा, मैंने वो मिट्टी का कलर वो करके वो पैक करके वो पुड़िया रख ली अपने पास। लेकिन जो बंदा खुद ही बता के ले जा रहा है वो फादर कहेगा कि पागल है, मेरे को मतलब मेरे को मिट्टी दिखा रहा है वो तो, और वो कोई उसको तो वो देख भी नहीं, जानते भी नहीं थे उस बारे में। तो वो उन्होंने मेरे से वो पुड़िया पकड़ के कहते चल फेंक एनू, उन्होंने फेंकी, वो बेचारे घर गए और मैं वो पुड़िया लेके फिर बैठ गया हूँ। तो सोचो कितना सेल्फ डिसेप्शन कह लो, स्पिरिचुअल ये एहसास रिहैब में आए जब मैंने अपने बारे में, अभी मैं रिहैब के पीरियड की बात करूँगा आपसे, कि आपका जो बेसिकली व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट अबाउट वो जो है, क्योंकि ये दिमाग से नहीं ठीक होना था सब कुछ। तो ये देखो सेल्फ डिसेप्शन बिहेवियर की कहाँ उनको ला के खुद ही कह रहा हूँ। एक बार का और याद आते हैं तो मैं डंड लगाता था ये सोच के कि ये पुड़िया रखी है और इसके बीच में रखूँगा और तब मैं आपको दिखाऊंगा मेरी विल पावर, और वो फिर पुड़िया एक्सचेंज कर दी विल पावर वाली और ख़ुद पी ली, और ख़ुद ही मैंने 10 दिन नहीं पिया, ऐसा भी रहा है शायद 5 दिन 10 दिन। अब वो कभी मम्मी पापा ने दिल से शेयर किया आपसे कि वो क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? कभी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ हो? क्योंकि पेरेंट्स तो समझाते हैं, पेशेंट समझाते कि मेरी माँ तो मेरे लिए मरी है पूरा, जैसे कहते ना। अगर एडिक्शन में तो ये जो निकाल के लाने वाला है ना जो, वो पेरेंट्स ही हैं। अगर मतलब कि एडिक्ट को निकालना आसान नहीं है, खासकर जैसे मेरे जैसा पॉली एडिक्ट जो फंस गया था, तो वो तो उन्होंने 9 दिन पूजा करी ग्रहों की। एक कोई जैसे माँ को तो उपाय होते हैं, उन्होंने पूरी जो है ना उनकी उंगलियाँ जबते जबते घिस गई थी। तो माँ का तो ये होता है, पर फिर भी मैं बाज नहीं, मतलब कि ये स्पिरिचुअली बैंक्रप्सी, मतलब कि उस टाइम ये नहीं मैं पीना चाह रहा था, मैं भी साथ में पूजा कर रहा हूँ। मैंने ग्रह पूजा 9 दिन करी ऐसे करके, सुबह बैठ जाना, फिर मेडिटेशन करनी, वो पूरा दिन की पूजा होती है 9 ग्रहों की पूजा। पंडित ने आना, कुछ देर बैठ के, फिर माँ ने सारा दिन जपना, फिर मैंने जपना, एक एक करके हमने एक के माला में माला रहनी है, मतलब कि लगातार रात को सोना 6 बजे 7 बजे। तो वो जो पेरेंट्स थे जिन्होंने मतलब कि ये, आप जब ऐसे एडिक्ट हो जाओ जैसे मैं एक पॉली एडिक्ट हो चुका था, तो वो उनके बगैर नहीं थी गति, जिसे कहते हैं। जैसे पेरेंट्स का क्या होता है, पेरेंट्स आके प्यार से समझाते हैं कि छोड़ दे, उनको नहीं पता कि कैसे छूटेगी, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि समझा के प्यार से बोल के छुड़वा लें कि बच्चा मान जाएगा कि छोड़ देगा करना, उस टाइप से। कभी अब देखो वही बातों से उनको लगा कि मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे को ना, अगर मैं बाहर, पापा जी मेरे पास वेरी स्ट्रिक्ट, वो मेरे को शराब भी अलाउ नहीं करते थे। मैं कहा देखो मेरे को ना घर पे तुम अलाउ कर दो। मैंने फिर वो बॉटल ला के रख दी घर पे, उन्होंने कहा तू क्वार्टर पिया करेगा, और मैं बड़ा खुश होकर उनके साथ अपना दाल सब्जी बनाना, ये 2-4 दिन तक चलना। फिर मेरा एडिक्टिव माइंड कितना स्ट्रॉन्ग था कि ऐसे हमारी वो सीढ़ियाँ होती हैं, एक झरोका होता है और वो खिड़की है बाथरूम की, मैंने एक क्वार्टर बाहर रख देना, क्योंकि मेरे को क्वार्टर से नहीं कुछ काम होता था, मतलब कि वो 3-4 दिन तक ही कर पाता था। मैंने ये मई जून की गर्मी, वो ड्रम में पानी होता था गरम गरम, जिसकी अभी बात कर रहे थे, वो मग्गे में डाल के कट 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 कट, मतलब कितना गंदा पानी पीना, और वो क्वार्टर पी के, अच्छा एक पैक मैं पहले लगा के चला जाता था किचन से, हमको एकदम स्मेल आए तो कहूँ अभी तो पी के गया हूँ के पास, मतलब कि देख रहे हो एक क्वार्टर मैं बाहर रखा हूँ, वो चेकिंग हुई है मेरी, कुछ नहीं है, वो मेरी सीढ़ियों में आजकल हम चाबी रखते हैं उस जगह पे, और बाथरूम में से हाथ डाल के ला के पी के। तो कहने का मतलब ये पागलपन एडिक्टिव, और वो अपने आप को बहुत सयाना समझता है। आज ये रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये सब बेवकूफ़ियाँ तेरा मतलब, लेकिन चालाक बहुत हो जाता है एडिक्ट, मैनिपुलेटर, क्योंकि उसको पाने के लिए, पीने के लिए। अब वो क्या था कि माँ को ये जस्टिफाई करना कि ड्रग इज़ अ प्रॉब्लम, तो लेकिन मेरे जैसे एडिक्ट के लिए क्लीन रहना ही जो वर्ड हमें एक मिला, एक हमारी वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है जहाँ से मैं क्लीन हूँ, तो वो प्रोग्राम फॉलो करके अब ये जो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, जो स्पिरिचुअली बैंकरप्सी,
ये जो यहाँ तक आ चुकी थी, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ के पी के उनको बेवकूफ़ बनाते रहना, यानी कि वही कि फादर के सामने दंड भी लगा रहा हूँ। एक बारी तो मेरी माँ को मैंने ये कह दिया कि मेरे लिए चरस इज़ भगवान की बूटी, और आप मेरे को ये अलाउ कर दो, पापा जी को मत कहना। माँ तो होती है पागल बेचारी, इमोशनल, और वो मेरे सामने ये देखती थी कि मैं सिगरेट चरस की बना रहा हूँ ना, स्मैक की तो नहीं बना रहा। मतलब वो लाइव आपको ये सब करते देखते थे। हाँ, तो देखो वो कहाँ तक एक एडिक्ट मैनिपुलेटिव होता है। और अच्छा, मेरे ये नहीं कि मैं नशा का मैं मतलब कि नशे के बगैर रह भी तो नहीं पा रहा था ना, मैं जी भी नहीं पा रहा था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि शो मी हाउ टू लिव, मैं बिना ड्रग्स के नहीं जी पा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो एंथुसियाज्म मर चुका था जीने के प्रति, जो एक एडिक्ट, जो एक लड़कपन, जो एक उत्साह, जो एक उमंग, वो सब खत्म हो चुकी थी पीते हुए भी। अब इसको वो नहीं जस्टिफाई कर सकते, आपका आर्टिस्ट, आपका क्रिएटिव, आपका कुछ भी, क्योंकि वो एडिक्शन बन चुका है, वो एडिक्शन बन गया। तो उस लेवल का कि आप जी भी नहीं पा रहे और पी भी नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं, कोई मुझसे पूछता ना, कोई अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि अबाउट व्हाट इज़ एडिक्शन, तो वो अलग से जवाब देगा। तो मैं एडिक्शन के बारे में यही जवाब दूंगा, एडिक्शन का मतलब है जो पीता है और पछताता है। वो सिर्फ यही करता है, वो पी लेता है, फिर छोड़ता है, फिर पछताता है, फिर वो छोड़ नहीं पाता। अब ये छूटी कैसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी वही एक बारी का और एक इंसिडेंट है कि मैं माँ से पैसे छीन के निकल गया, बहुत वही टर्की में था, बड़े सारे वही एक और एक बीच में आ गया। एक बार तो घर से छलांग लगा दी थी अपने 3rd फ्लोर से। मैंने खुद ही डिसाइड किया कि आप मेरे को लॉक एंड की में रखोगे, येलो इंटरलॉक की चाबी। लॉक एंड की में बांध के? हाँ, नहीं, इंटरलॉक लगा के। ओके। और मैं अपना अंदर रूम में रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम भाग भी जाते थे ना। मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं जब फंस जाता था वही वाली फंसा, तो ये छोड़ पकड़ तो 13 साल रही ना। अब मेरे को रात को वो जो है ना कि वॉशरूम में गया, मेरे को वो पिक्चर आई थी, आपके कौन से सन की होगी, दिल है कि मानता नहीं, तो एकदम आया दिल है कि मानता नहीं अपने दिमाग में कि चल यार आज पी लेते हैं। 5 दिन हो गए थे टूटे हुए। अब मैं उनसे चाबी कैसे मांगूं, पता नहीं, मेरे को अभी ये हाल नहीं याद कि मेरे पास 50 रुपये आ गए थे या क्या थे। उससे ऑब्सेशन बन गया। इस डिजीज़ को कहते हैं डॉब्सेशन, कि मेरा मेंटल ऑब्सेशन फिर से बन जाता था। और मैं अपनी बालकोनी से नीचे, हमारी किसी राइट हैंड साइड पर बालकोनी है, वहाँ तक तो जंप करके लटक के, अब 3री फ्लोर से जंप मारना, उसमें भी हमारे पे गॉड्स ग्रेस होती थी। 3री से जंप मारा और अपना बम्स के बारे में गिराऊंगा, या घुटने बच गए, और अपना चल के स्कूटर, मेरे पास काइनेटिक होंडा होता था। अब वो जो फ्रस्ट्रेशन कि मैं अभी घर में डिसाइड किया, अब चाबी उनको दी है, मैं इतना रैश स्कूटर चला रहा हूँ और गाना गा रहा हूँ, दिल है कि मानता नहीं, लाइक वो गिल्ट, शेम, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बड़ी ज़ोर ज़ोर से, मतलब कि वो भगवान ही बचाता था स्कूटर चलाते वक्त भी। और फिर वो जो ड्रग ऑफ चॉइस लेके वो शांति मिली, फिर वो पीना और पछताना, वही जो मैंने आपको कहा, वो इज़ एन एडिक्ट, जो पीता है, फिर जब ले लिया फिर कर लिया, यार ले बस, अब कर लिया तूने अपने आप। ऐसे बहुत बारी, बहुत सारे इंसिडेंट। एक बारी माँ के पैसे छीन के भाग गया, माँ फेंट हो गई, उसको दंदियाँ पड़ जाती ना, फिर स्ट्रेस होता है। उसके बाद मैं अपना पी के, और जब शाम को आया हूँ, अब माँ बेचारी बेहोश हो गई, बेचारी इतने दिनों से उसने मेरे को संभाल के रखा हुआ, खुराक खिला रही है जो माँ के इमोशंस होते हैं, कि जो उसको ये दूँ, सूप दूँ, जूस दूँ, जो भी है। अब मैं जब शाम का 11 बजे का भागा हुआ, शाम को रात को 7-6 बजे आया, तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो पहले तो अपने ब्रदर इन लॉ की मोटरसाइकिल देखी नीचे, मैंने कहा लो ये तो आज बहनें आ गई हैं, तमाशा हो गया। फिर पड़ोसियों को देखा, सारे सीढ़ियों में 8-10 खड़े हैं। मैंने कहा ले तेरी माँ मर गई, लाइक पहले तो ये थॉट आया ना। मैंने कहा ले, और मतलब कि उस टाइम ये नहीं आ रहा कि, मतलब कि ये बिलीव कर रहा हूँ बिल्कुल उस चीज़ का, मैं मतलब श्योर था कि मर गया, लेकिन उस टाइम वो पेन नहीं है स्पिरिचुअली बैंक्रप्सी की, अरे क्या होगा मेरे को, ये तो मार, और ये नहीं पेन महसूस कर रहा कि, और मतलब कि बिलीव कर रहा हूँ कि ये जैसे भीड़ होती है घर के बाहर में, कुछ हुआ रहेगा, कुछ है। फिर जब अंदर गया तो थप्पड़ थप्पड़ मारे बहन ने, जा शर्म कर कुत्ते, देख तेरी माँ और पड़ोसी, जैसे वही सबने समझाना, ये वो फलाना धमकाना ये। लेकिन वो एहसास फिर वही चुपचाप करके ऐसे बैठ जाना थोड़ी देर,
सुनते रहना, फिर उसके बाद फिर वहीं का वहीं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो आपने जो सवाल किया था कि अबाउट मदर, उनकी जो फीलिंग्स, जो एहसास जो था, वही था जो लेकर आया रिकवरी में मेरे को। मतलब कि मेरी शादी नहीं हुई थी और फादर कहते थे कि मैं भी रिटायर हूँ, तू भी रिटायर है, मैं तेरे को ठीक करके मानूंगा। और वो ये समझ चुके थे ये डिजीज़ है। बहुत बड़ी बात होती है पेरेंट्स समझ जाए। हाँ, ये समझ गए थे। ये वो मेरी सिस्टर्स वगैरह ने सबने मतलब कि एक बारी कि तुसी क्यों बेवकूफ़ बांध रहे हो, ये तो पागल है, तुम्हारे को पागल बना रहा है। उन्होंने तो राखी वगैरह भी बांधना बंद कर दिया था। मेरे को रिहैब में ही राखी आई थी, तो उन्होंने तो कह दिया था ये नहीं छड्डेगा, ये तुम्हारा पागल बनाएगा। उन्होंने तो मेरे को रिजेक्ट कर चुके थे, जैसे सोसाइटी अल्लाह से बैठ। बट फादर ने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया लास्ट तक। तो आप गोवा रिहैब में हाँ, गए थे? गोवा रिहैब का उनका एक कोई कोलीग था ऑफिस का, वो ठीक हुआ था। उनकी मीटिंग में उनसे उसने बताया, कहता नहीं नहीं ऐसा है। वो कहते नहीं नहीं यार, उसको तो बड़े इलाज करवा लिया। उसने कहा इलाज तो हुए ही नहीं, वो तो डिटॉक्सिफिकेशन है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर छुड़वा देते हैं दवाई से, मूड ऑल्टरिंग से। तो वो सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन है, उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। ओके। तो वहाँ से रिहेबिलिटेशन का वर्ड मेरी ज़िंदगी में आया और वहाँ से मेरे कितने साल लग गए रिहैबिलिटेशन जाते जाते? जाते 14 साल। तब तक अवेयरनेस ही नहीं थी। 14 साल तक 14 साल तक काइंड ऑफ rehab ट्रीटमेंट गए जो मैंने लिया है, वन एडिक्ट हेल्पिंग अनदर एडिक्ट, जो एक थेरापेटिक वैल्यू बताई गई है कि वन एडिक्ट हेल्पिंग अनदर एडिक्ट। कितने साल के हो गए जब आप रिहैब गए होगे? मैं 31 ईयर्स ओल्ड था, 31 के। अब मैं 61 का हूँ। 30 साल क्लीन बोलते हैं इसको, हम वर्ड यूज़ करते हैं, क्लीन एंड सोबर। मतलब कि मैंने 30 साल से कोई भी मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस नहीं लिया है, कोई भी नशे का, मतलब कोई भी बियर भी नहीं, पहला पैक भी नहीं, और वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर लूँगा तो वो एडिक्शन रिलीज हो जाएगी पूरी तरह, लैप्स कर तो जाएगा। आप पिएंगे या नहीं पिएंगे, इसके बीच में कोई दूसरी नहीं। जब एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी के लिए, मेरे जैसे पर्सनैलिटी के लिए। रिहैब में एग्जैक्टली क्या डिफरेंट होता था जो डॉक्टर्स करते हैं और जो रिहैब करता है? अब जब ये वर्ड यूज़ हुआ ही है, अब आपके बारे में जो बताया आपको मैंने, अब रिहेबिलिटेशन के लिए मेरे को जब ये पता चला कि मेरे को 6 महीने रहना पड़ेगा जो 3 दिन कमरे में नहीं रह पा रहा, तो मैंने, फादर ने मेरे को स्कूटर पे बिठाया, 3 व्हीलर पे, और मैं पहले तो चुपचाप करके कहता रहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं चलता हूँ चलता हूँ। अब उनको एकदम भी नहीं डिनाई कर सकता था। सारों को लग गया कि ये तो बड़ी सही जगह का। हमें तो ये लग रहा था कि हम तो छोड़ सकते हैं, हमारा तो दिमाग ये कि हमें थोड़ा लग रहा है डिजीज़ है, वो तो सामने वाले को पता है ना। और वो 3 व्हीलर में मेरे को जब ले जा रहे थे तो मैंने 3 व्हीलर से जंप मार दिया, बड़ा स्मार्टली मारा, ये देख के कितना स्लो पे है कि इतना ही लगे। तो फादर डर गए, कहते लूदे पट्टे तू तो अच्छी छलांग मार रहे, तो मेरी गड्डी से मार गया तो मैं तो तेरे को नहीं लेके जा रहा। वो घर वापस ले आए। अब चलते स्कूटर से छलांग मार गए। हाँ, स्क्रैचेस आए मेरे, उतने ही आए जितने आने थे। तो वो बड़े स्मार्ट होते ना, मैंने कहा रिहैब ना जाना पड़ा। हाँ, 6 महीने रुकना पड़ा। हाँ। अब मेरे को अंदर ये आ गया कि 6 महीने मैं अपने आप को रोकूंगा। वो मेरे को सब कोई, एक संजय दत्त का इंटरव्यू भी पढ़ा था मैंने, वो रिहैब में हो गया है। तो मेरे माइंडसेट में था कि 6 महीने अब्सटेन करने से मेरा ब्लड चेंज हो जाता होगा। तब हमारे दिमाग में एक ये भी थ्योरी थी कि जब तक ये ब्लड अंदर से मांगता है वो ब्लड चेंज हो जाएगा। तो तब तो मैं वो सोच के मैंने घर में चिट्ठी लिखी, मेरे को 5,000 प्रोविडेंट फंड के एक जॉब में मिल गए। ओके। और मैंने उसी सोच से मैंने कहा कि अब मैं छोड़ के अपनी मर्जी से आऊँगा। वो मर्जी वाला चैप्टर आ गया, खुद की विल ने हाँ, बोला वही कि अब मैं छोड़। और मैं, मेरे पास क्या था, वही जोग्राफिकल चेंज, हरिद्वार, ऋषिकेश एंड मनाली। तब हमारे टाइम कसोल उस टाइम हुआ करता था, उसके फाउंडर मेंबर हम ही थे उस टाइम के। तो जबकि वहाँ का मतलब कि बिल्कुल ये 93 की बात है। उससे पहले भी कसोल पीने भी नहीं जाते थे, बट लेकिन अब छोड़ने के लिए, क्योंकि वो जगह वहाँ पे स्मैक नहीं मिलती थी। ये भी स्मार्ट होते थे कि मैं लेके नहीं जाता था स्मैक, मेरे पास 5,000 थे। और ये सोच के, मेरे पास काइनेटिक होंडा स्कूटर था, मैं बस स्टैंड पे लगा गया। एक घर में सिगरेट की डब्बी की जो स्ट्रिप होती है, उस पर अंग्रेजी में हिंदी में मिलके कि मैं जा रहा हूँ और आई गेट बैक जब मैं ठीक होके आऊँगा। बिल्कुल। दिस इज नॉट गोवा रिहैब। नहीं, ये कसौल के किसी रिहैब सेंटर नहीं, रिहैब सेंटर में नहीं, अपने आप को ठीक करना है।
अपने आप ब्रेक मारने के लिए। जो पापा आपको स्कूटर पे लेके जा रहे थे वो कहाँ लेके जा वो रहे थे? बॉम्बे के लिए ही, बॉम्बे गोवा रिहैब बॉम्बे के लिए। गोवा रिहैब। अब मैंने कहा कि मैं अपने आप में छोड़ के अपनी मर्जी से आऊँगा, अपनी तरीके से, और ये पक्का करके गया उनको। और 3 महीने में कसोल रहा, वही चरस पे रहा, और आके मैंने कहा कि अब मैं छोड़ आया हूँ। और मैंने वाकई, और मुझे हाँ एक चीज़ थोड़ी सी और ऐड करूँगा, उससे जाने से पहले जब मैं रिहैब में जा रहा था तो मेरे को वो डे केयर में बुलाते थे। अच्छा। तो उनकी एक नारकोटिक्स एनोनिमस एक वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है जिसका प्रोग्राम रिहैब्स फॉलो करते हैं। उनका कोई एफिलेशन नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो उनका लिटरेचर वहाँ पे पढ़ा जाता था। तो मैंने उसमें एक चैप्टर पढ़ा, हु इज़ एन एडिक्ट। तो वो मैंने कंसंट्रेशन से पढ़ा और मेरे को लगा कि अब मेरे को सारी बात समझ आ गई, ये तो ये जो कह रहा है अब मैं कर लूँगा। तो मेरे को उस चीज़ ने मोटिवेट किया एक पेज ने कि मुझे सारे नशे छोड़ने पड़ेंगे। मैंने पहले स्मैक छोड़ी वहाँ जाके, फिर मैं शराब पे रहा, फिर वो चरस पे रहा, चरस पे तो रहना ही था। फिर मैंने कहा अब दिल्ली आके कुछ नहीं पीऊँगा। चरस इतनी एडिक्टिव, इतनी वो नहीं होती हमारे को जैसे स्मैक हुआ करती थी, लाइक वो साइकोलॉजी तो होती है। और मैं एक इतनी सी ये स्ट्रिप लेके आ गया, बत्ती जिसे कहते हैं हमारे चरस की, और मैंने आगे फादर को सरेंडर कर दिया, जी अब मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। और ये है, ये भी है कि वो देखो फिर वही वाली बात, फादर के सामने ये स्ट्रिप रह गई थी। तो छत के ऊपर मैं जा गया और ईमानदारी से मैंने आंखें बंद करके पहले ऐसे से घूमा, फिर मैंने फेंकी, फिर घूमा कि किस डायरेक्शन में गई है मेरे को पता ना हो। मेरे को वो पापा जी ने कहा, जी अब तूने रिहैब जाना है। मैंने कहा, गुरु जी ने भी कहा, बेटा देख मैं भी चमत्कार नहीं कर सकता, ये तो अब रिहैब वाला काम है, तो एक बार ही होया। तो कहने का मतलब ये जो सारा कुछ अब रिहेबिलिटेशन में ये पहला फेज़ होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, जो मेरे को ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे को डी एडिक्शन वार्ड में रखा 15-20 दिन, महीना। और उधर एक और व्यक्ति था बेंजामिन, आज वो जैसे जो आपके डिस्कवरी चैनल के सी डाइवर वगैरह हैं, वो मेरी 31 ईयर्स की एज थी, वो 21 का था, अभी पास आउट हुआ था। उसको 2 साल के अंदर ही मैसेज मिल गया था, हमारे को 14 साल हो गए थे ठीक होने में, कैरियर ख़त्म, सब खत्म। अब उसने हमारी बातें जब सुननी शुरू करी तो उसको लगा यार ये तो मज़े पूरे मार के आए हैं, मैं तो जल्दी आ गया हूँ। वो डिप्रेशन में आ गया, वो कहता मैं तो वापस जाऊँगा घर, फिर पी के दोबारा आऊँगा। तो फिर एक काउंसलर ने उसकी काउंसलिंग करी, एज येट जो तेरे साथ नहीं हुआ वो इनके साथ बेटा, अभी तो उनको तो देख तेरी उम्र में तेरी शादी होनी, इनकी तो होनी चाहिए थी, इनके तो दोस्त भी तो नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। तो हमारे यहाँ एक ये भी स्लोगन है, एज येट, जो अपने आप को मिनिमाइज़ कर रहे हों कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसा नशेड़ी नहीं हूँ, तो वो होगा। बीवी नहीं छोड़ के गई तो छोड़ सकती है। तो फिर उसको करके आज वो डाइवर है। मैं आई डोंट माइंड टेकिंग हिज नेम एनोनिमिटी के तौर पे, क्योंकि वो माइंड नहीं करेगा, वैसे हम पर्सनल एनोनिमिटी रखते हैं। तो मेरा दोस्त भी है, बॉम्बे से ही है। तो फिर एक पीयर ग्रुप बन गया हमारा। तो वहाँ जाके जो रिहेबिलिटेशन का था, अब वो था स्लोगन, 2 स्लोगन वहाँ पे मुझे बड़े अच्छे लगे, शो मी हाउ टू लिव, कि भाई मेरे को तो जीना आया नहीं, अब सिखा दो तुम ही, ये रिहैब का था। और दूसरा था अपना सियाना दिमाग बाहर छोड़ के आओ, वही जो मैं पौवा बाहर रख के आ रहा हूँ। देखा ना आपको कितने सारे इंसिडेंट रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें वो भी था, उनको पता रिहैब वालों को। अब ये वही लोग थे जो मेरे को ट्रीट कर रहे थे, जो नशेड़ी थे, जो आज रिकवरिंग एडिक्ट थे। अब मैंने जाते ही जब रिहैब में वहाँ पहुँचा तो मैं, वो एक और याद से आती है बातें, मैं 19 दिन क्लीन था, तो मैंने बड़ी शान से कहा मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहता है बांगड़ू, या विल पावर की बात मत कर, हायर पावर का बात कर, हायर पावर का। तो रिहेबिलिटेशन ने मुझे एक हायर पावर का कंसेप्ट दिया। जो आपने पूछा अबाउट द ट्रीटमेंट, कि आपसे ऊंची एक शक्ति आपकी सद्बुद्धि को पुनः स्थापित कर सकती है, क्योंकि विनाश काले बुद्धि विपरीत था ना मेरा। अब उस सद्बुद्धि को कोई दवाई गोली नहीं कर सकती। आप सोचो, जो बंदा अपने फादर को कह रहा है पापा जी मेरी गोलियां वहाँ पड़ी हैं, मेरा ड्रग वहाँ पड़ा है, आपको मैं पकड़ा दूंगा, और उनको झूठ में कुछ और पकड़ा दिया, तो वो क्या होगा, विनाशकाली बुद्धि विपरीत होगी ना। तो उसके लिए कोई दवाई नहीं बनी हुई। तो उसने जब ये मेरे को कहा कि जो विल पावर है वो तो बॉटल खुलते ही पिघल जाती है, तो तू हायर पावर की बात कर। तो वो हायर पावर का जो कंसेप्ट था, क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन जो है
वहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि एक वर्ल्ड वाइड फेलोशिप अल्कोहलिक एनोनिमस एंड नारकोटिक्स एनोनिमस, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको नारकोटिक एनोनिमस यूज़ कहते हैं और अल्कोहलिक्स के लिए नारकोटिक एनोनिमस। उनका एक 12 स्टेप प्रोग्राम है जो स्पिरिचुअली प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ओके। तो बेसिकली जो ये 12 स्टेप प्रोग्राम है वो एक पर्सनैलिटी चेंज प्रोग्राम है। जो बात मैं शुरू से कह रहा था कि मेरे को मेरे ड्रग्स ने एक फुलफिल किया, ड्रग ने जो मेरे अंदर का खालीपन था। अब यही प्रोग्राम मेरे को, मतलब कि जो शो में हाउ टू लिव की बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम मेरे को अपने आप के साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए अलाउ करता है। ओके। कि मेरे से प्यार करना। आज मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है, अगर मुझे अब कहते हैं ना माफ़ करना, फॉरगिवनेस, मैं लोगों को माफ़ इसलिए करता हूँ, लेट नथिंग डिस्टर्ब माई पीस। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा होकर महान बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना जो है, मेरी अपनी हिलावट, मेरी अपनी स्पिरिचुअलिटी सही रहे। तो अब हमारे यहाँ स्लोगन है डूइंग गुड फीलिंग गुड। तो अब वही कैरी द मैसेज टू द एडिक्ट हु स्टिल सफ़र। अब मेरे मोटिव्स लाइफ में जो इस प्रॉब्लम से सफ़र हैं उनके लिए हैं, उसके लिए हम किसी भी लेंथ पे चले जाते हैं। हेल्पिंग अदर्स, ये वो वाला नहीं है कि डोनेशंस दे के हेल्पिंग इन अदर्स, मतलब कि कहीं से भी कैसे भी कि ज़रूरत के लिए खड़े होना। मैं अपना को ये वर्ड यूज़ करना सोशल वर्कर, ये तो कोई डिफाइनेशन नहीं चाहिए मेरे को किसी लिए। वो मैं जो कर रहा हूँ अपने सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छा रखता है, जो मेरे को खुश रखता है। आज मुझे कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं एम्बेरस फील करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सोसाइटी से कोई कहीं पर भी किसी बड़े के आगे जाके मैं कहीं जाके जो वही जो मैंने आपसे कहा था, जो मेरी लो सेल्फ स्टीम, ये वो अब मेरा वो मतलब होती होंगी बीच में कभी कभी, लेकिन मोर और लेस मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि आज मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ सही है। कई बार बोला जाता है कि कोई भी चीज़ को आपको अचीव करना है तो एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, रूटीन लाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या रिहैब में भी कोई एक रूटीन होता था आपका? ओह यस, वो तो वहाँ पहला तो रूटीन, वहाँ तो हर चीज़ की वैल्यूज थी वहाँ पे। तो आपका 6:30 वेकअप टाइम होता था, जैसे सर्दियों में 6:30 मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं, 5:30 इन समर्स में, और 10 o'clock लाइट्स ऑफ। उसके बाद 5:30 उठते ही आप सीधे फ्रेश होंगे, आपका चाय ब्रेक होगा, चाय ब्रेक के बाद आपको अपना क्लीनिंग स्वीपिंग कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे। आपको ये नहीं है कि आपको बेड दे दिया आपको नर्सिंग होम की तरफ, वो रिहेबिलिटेशन है कि आश्रम की तरह, गुरुकुल की का ट्रीटमेंट। आप ऑक्यूपाइड रखते हैं, आपको अपने काम खुद करने, एक मिनट ऑक्यूपाइड रहता है। हाँ जी हाँ जी। आपको कुछ उसमें कंसर्न HODs हैं, हाउस कीपिंग, किचन HOD, अपने अपने काम करेंगे। फिर 10 बजे एक मॉर्निंग मीटिंग होगी, 12 बजे का एक सेशन होगा जिसमें मोटिवेटिंग सेशन होता है, उसमें जस्ट फॉर टुडे का एक टॉपिक होता है। फिर उसके बाद गेम सेशन होता है, कॉफ़ी नाइट होती है कि आपको बिना पिए डांस सेशन होता है वीक में, आपको बिना ड्रग्स के मजा हाँ कैसे आ रहा है वो। फिर शेयरिंग सेशन होता है, आपको शेयर करना सीखते हैं। 6 to वो पूरा सेशन है, 6 to 10, 10 to 10:30 मीटिंग, 12 बजे का मोटिवेटिंग सेशन, 2 से 3:30 का रेस्ट, फिर उसके बाद गेम सेशन, जो आप गेम्स भी नहीं खेलते थे। मेरे को याद है कि हम टीवी वॉच नहीं करते थे, और रिहाब में उस टाइम मुगली आता था, जंगल फूल खिला, ऐसे करके टीवी बैठे होते थे। इतनी वैल्यू दिखाते, टीवी वीक में 2 बार ही दिखाते थे उस टाइम हमारे को, तो वैल्यूज़ भी दिखाते हैं। तो ये काइंड ऑफ ट्रीटमेंट उस तरीके के थे। अब तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, उसके बारे में हम ना डिस्कस करें। एक क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में आता है, शायद मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया, पर जो बंदा अपने आप से 21 डेज क्लीन रह सकता है और रिहैब में चाहे वो 6 महीने बिता के आए हो, 21 डेज वाला भी वापस से लैप्स हो सकता है, तो 6 months वाला क्या गारंटी कि लैप्स नहीं होगा? नहीं, वो तो रिलैप्स के चांसेस, उसमें तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, कोई गारंटी ना 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 ना, वो तो ऑब्वियसली 6 महीने का कोई ऐसे घुट्टी नहीं डाल दी उन्होंने। वही विनाश काले बुद्धि विपरीत, जिसको सद्बुद्धि आ गई आफ्टर, मतलब कि इसमें भी 40% रिजल्ट बहुत अच्छे सेंटर्स के होते हैं। जो हमारा सेंटर था उस टाइम, उसके 40% रिजल्ट थे, उसको अच्छे रिजल्ट्स कहा जाता है। 40% लोग ठीक होते थे, 45 जब हम उस टाइम सुनते। तो ये इसमें से बाकी नहीं और दो, लेकिन हाँ एक ये मोटिवेशन होती है, वो बंदे को समझ आ जाता है, वो फाइनली आएगा जरूर, फिर वो ये पक्का होता है। फिर काफ़ी बताया जाता है पहले से। हाँ, मतलब वो तो मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, क्योंकि मैं अब पहले तो कैरी द मैसेज टू द एडिक्ट हु स्टिल सफ़र, उसमें 1-to-1 में किया करता था।
फिर इसको मैंने एज अ प्रोफेशन चूज़ किया, तो आज मैं एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी रन कर रहा हूँ। वाह। हाँ जी, तो आज मेरे पास अराउंड नोएडा में एक सेंटर है और एक हिमाचल में पालमपुर में है, उसमें अराउंड 60 पेशेंट्स होते हैं हमारे पास। तो वही कैरी था, और हम वही 15-20 जनों का स्टाफ जो रिकवरी में आज ठीक है वो चला हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे में वो डेडिकेशन है, वो कंसर्न है उसको ठीक करने का। और मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ खा था, ये तेरा प्रोफेशन है, क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से ना। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, अब सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बहुत फ़र्क आ चुका है हमारे टाइम और हमारा उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी। अब लोगों को फैसिलिटी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, लग्जरी चाहिए, अब हर एक चीज़ चाहिए। रिहैब में भी लग्जरी चाहिए, लग्जरी रिहैब्स भी हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास अभी तक वैल्यूज़ थे, अब मैं लग्जरी रिहैब की तरफ, क्योंकि वो भी हम उनको भी डिप्राइव नहीं कर सकते। जिसका लाइफस्टाइल वैसा रहा, उसे सोचो कि वैल्यूज़ के नाम पे उसको पूरा ही खदेड़ दें, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। मैं थोड़ा सा आपसे ना पोस्ट रिहैब के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा। जब आपको सेंटर से रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद की लाइफ कैसी होती है? लाइफ में किस टाइप के एडजस्टमेंट्स फैमिली वाइज फैमिली आपके प्रति करते हैं या आप उनके प्रति कोई एडजस्टमेंट्स करते हैं? क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो फैमिली ध्यान रखेगी ताकि आप लैप्स ना हो जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने ये। जब मैं को रिहैब से छोड़ा गया, तो पहला तो उन्होंने कहा एक लाइक जो एनए और एल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं, वो उसमें फॉलोअप में रहूँ, रिहैब के फॉलोअप में रहूँ। ये 2 चीज़ें स्पेशली उन्होंने बोली। एंड अबाउट जब मैं आया 31 ईयर्स ऑफ एज और मेरे दोस्त एक्सपोर्टर बने हुए थे, कोई कुछ बना हुआ था, तो पहले तो मैंने को वो जाति जैसे होता है ना कि यार मैं अब ठीक हो गया हूँ, तो कुछ लोगों को पता चला, तो मैं थोड़ी देर में ही लग गया कि मैं इनके बीच में अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि उनकी बातें, और उनके लिए वो भी बड़ा कॉमन था कि एक ड्रिंक तो ले ले यार। उनको चाहे वो मेरे वेल विशर थे, लेकिन उनको थोड़ा अरे नहीं अब तो झूठ के बोल रहा है, एक ड्रिंक तो लेता ही होगा। तो मुझे ऐसी सिचुएशंस में नहीं डालना, मुझे अपने ही लोगों के बीच में रहना है जो रिकवरी में चल रहे हैं। उस टाइम आप क्या करोगे अगर इस सिचुएशन में मान लो आप फंस गए हो? हाँ, जहाँ आपको फ्रेंड्स सर्कल आपको बोल रहा है, आपको पुश कर रहा है कि यार एक ड्रिंक तो ले ले यार, क्या फ़र्क हो जाएगा, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो? अच्छा, इसमें बड़ा ये भी बड़ा पंगे वाला काम है। मैंने इस चीज़ में बड़ा स्मार्ट रहा। हमारे देश में ना करो तो बुरा मान जाते हैं। मन नहीं है। नहीं, किसी को ना करना तो हमारे देश में खास है। मेरा एक अमेरिकन दोस्त है, वो कहता है हिंदुस्तान में ना नहीं बोल सकते आप, वो माइंड कर जाता है। तो ना करने के लिए मेरे को एक सबसे रिलीजन के नाम पे ना कर दो, फिर कोई नहीं आपको तो मैं कहता था यार सॉरी यार मैंने नाम ले लिया है। तो ये भी मैंने लोगों को आगे बताया, उसमें नहीं फिर फोर्स करता। अच्छा वह जल तू भी यार राधा स्वामी बन गया, लाइक आगे कोई नहीं कुछ नहीं पूछता। वैसे ना करो यार, नहीं यार मेरे को वो अगर सिरोसिस की वो कहेंगे, तो ना, लर्न टू से नो। तो अब मुझे नो में भी डिफाइन करना पड़ा भाई कि किसको कैसे करूं कि मैं कन्फ्रंटेशन में नहीं फंसना चाहता। तो मेरा मतलब कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि भैया एडिक्ट को छोड़ो मत। माँ बाप तो, अब वाइफ का टेम्परामेंट अपना होता है, उसकी वाइफ, मैं किसी को क्योंकि आसान नहीं होता एडिक्ट को झेलना। बट इन माई केस आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उनकी वजह से आज मेरे अच्छी लाइफ है और मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ और मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। कोई ऐसी रेस में नहीं हूँ और बहुत क्लैरिटी से जीता हूँ, किसी से छोटा भी नहीं और किसी को बड़ा भी नहीं महसूस, मतलब कि अपने आप में एक, तो वो शो मी हाउ टू लिव जो मैंने आपको बताया ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। एंड ये नया सवेरा जो आपने शुरू किया था ताकि आप उन लोगों की हेल्प कर पाओ जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो आप आइडिया सिर्फ उस रूल को याद रखते हुए किया या कोई और मोटिवेशन फैक्टर था कि नहीं मेरे को हेल्प करनी ही करनी है? नहीं, मैं बाहर जब विदेश से जब आया तो मैंने बताया ना, वहाँ से फैसला लेते वक्त एकदम हिला हुआ था। तो मेरे पास फिर मेरे को आगे जाके भी कुछ नहीं दिख रहा था। फिर मैं एक अपने फेलो मेंबर से मिला जो एक रन कर रहा था रिहैब, तो उसने कहा कि तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा मेरे बस की तो है नहीं, मैं अपने आप को एज अ काउंसलर कभी फिट इनफ समझता ही नहीं था। तो उसने कहा हमें कौन सा, प्रोफेशनली हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमारे पास अपना एक्सपीरियंस है वही शेयर करना है। तो उसके साथ ज्वाइन किया मैंने और हमने सवेरा के नाम से
काफ़ी आगे, और फिर उसके बाद आपस में कोई मिसट्रस्ट है जो भी समझ लीजिए। फिर मेरे को ऑफ़र मिली नया सवेरा की, फिर मैंने नया सवेरा अपने आप में, और फिर वहाँ से काफ़ी लोग रिकवरी में मिले। तो मैं ये भी क्लियर हूँ कि मैं किसी को नहीं लेके आता, मैं रिकवरी में हूँ, यही कृपा बहुत है मेरे पे। बट मेरी डेडिकेशन, मेरी जो सेल्फलेस अनकंडीशनल, उस मोटिवेशन ने, फिर भगवान भी कृपा करता है तो काफ़ी नाम मेरे को मिला उससे। मैं एक चीज़ बोलूँगा, बहुत हम्बल है। अच्छा ओके। सच में। तो नहीं वो सही है। मैं अपने आप में बहुत मतलब कि रहना चाहता हूँ। और मेरे को एक चीज़ कही थी एक फादर जो ने, कि कभी ये रिकवरी अपनी मत समझ लियो, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अरे हमें अपना जीना तो आता नहीं, हम दूसरों के, मैं तो क्लियर हूँ। कभी कभी आजकल रिहा वाले ना गुरुजी बन जाते हैं, आपस में हम वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो मैं सबको गुरुजी बोलता हूँ कि मेरे तुम मुझे गुरुजी बुला रहे हो तो कम से कम मैं तो तुम्हें को गुरुजी कहना शुरू कर दूंगा, तो मेरा रिलेशनशिप गुरुजी, दोनों गुरुजी हो गए। तेरे को तो नहीं समझा सकता कि तुम मुझे मत बोल गुरुजी, और मैं क्लियर हूँ। तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्शंस जीवन में हैं। मैंने कई गुरुओं को देखा, वो पाँव ना अब उनके लोग छू रहे हैं, उनको कोई वो बॉदर ही नहीं करते, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मैं किसी को ब्लेसिंग देता हूँ तो बड़े के तौर पे देता हूँ, गुरुजी के तौर पे नहीं। वो एक ब्लेसिंग हमारा एक ट्रेडिशन है, उसमें भी नहीं घमाना कि मेरे पाँव के छू रहा है। आई विश कि आप आज 7,000 लोगों को आपने ट्रीट किया है, आगे चल के 7 लाख 7 करोड़ लोग भी हो जाएं। बट ऑन द अदर साइड इतने पेशेंट्स ना ही आए तो बेटर है, इतने लोग ना ही ट्राई करें तो बेटर है। बट विश यू द बेस्ट सर। एंड इसी के साथ आज का कॉन्वर्सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जो आपने हमें एक चांस दिया आपसे बात करके, इंटरेक्ट करके। एंड आई होप कि जो लोग आज सुनेंगे आपको, आपकी स्टोरी को समझेंगे, डीप में समझेंगे, उनको एक विल पावर मिलेगा कि ऐसी भी लाइफ हो सकती है। बिल्कुल, मैं आज यही मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लाइफ है, आप होपलेस ना हो, और ये एक डिज़ीज़ है, इसको डिज़ीज़ की तरह ट्रीट करें। तो रिहैबिलिटेशन ही एक उसका एक ज़रिया है, और हम लोग बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, आप सर्चिज़ में जाके प्रॉपर देखिए कहाँ भेजना है, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में प्रमोट करने नहीं आया, मैं इस प्रॉब्लम के बारे में शेयर करने आया हूँ। तो मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट के तौर पे यही कहूँगा कि मैं आई एम द प्रूफ। थैंक यू। आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत इन्फॉर्मेशनल लगा होगा या बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।